हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब जीव विज्ञान से संबंधित जो 28 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इसे देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएंगे और आप अंत में चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर पता हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी का अध्ययन करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है किस चीज़ का। ठीक है, तो ऑप्शन है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, जीवित और मृत जानवरों दोनों का, या जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जंतु विज्ञान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जीवित और मृत जानवरों दोनों का यहाँ पर अध्ययन करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से और देखने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत में जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अगर जनक की बात करें हम तो कौन है, अरस्तु हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फादर ऑफ, अगर देखा जाए जूलॉजी की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो देख सकते हैं कि अरस्तु यहाँ पर माने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, आपको सही उत्तर बताने की बातें कही जा रही है। एक तरफ से सूची 1 है और सूची 2 है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप एक रफली अपने एक पेज में आप इसको आंसर लिखने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, एक तरफ से पंछी है और उसके एक तरफ से उसके अध्ययन के बारे में बताया जा रहा है कि इसके वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से वंशगति है, पर्यावरण है, जीवाश्म है, और सूची 2 में दिया गया दोस्तों बायोलॉजी है और इकोलॉजी है और निथोलॉजी है और जेनेटिक्स है। तो आप इसका रफली इसका आंसर आप इसको नोट करने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें पंछी की बात करें, पंछी के जो अध्ययन को क्या बोला जाता है, और निथोलॉजी यहाँ पर बोला जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर वंशगति की बात करें हम तो यहाँ पर क्या, जेनेटिक्स इसको कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पर्यावरण की बात करें हम तो पर्यावरण के अंतर्गत तो देखा जाए तो इकोलॉजी की बातें यहाँ पर कही जाती है, इसका अध्ययन किया जाता है। और उसी प्रकार से दोस्तों जीवाश्म की बात करें तो इसके अध्ययन को देखते हैं पैलियोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसके आंसर याद करने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है कि फ्रेनोलॉजी कहते हैं, एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं, या फिर पेलिनोलॉजी कहते हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ फूलों के अध्ययन की बात करें हम तो फूलों के जो अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसको और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ प्यारा सा एक डिस्कशन किया गया। आप देख सकते हैं कि फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत में बात करें हम तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाकलापों और उसकी विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार दोस्तों देख सकते हैं कि अगर एंथोलॉजी की बात करें हम तो यहाँ पर फूलों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से एग्रोएस्ट्रोलॉजी की बात करें हम तो घासों से संबंधित अध्ययन कहते हैं। और पेलिनोलॉजी की बात करें हम तो विभिन्न प्रकार के पराग कणों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार की यहाँ पर आप सभी चीज़ों को यहाँ पर याद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 28 क्वेश्चन है, इसका मतलब कि आपको 200 से ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर इस डिस्कशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देख सकते हैं एक्थियोलॉजी कहते हैं, या फिर एंटोमोलॉजी कहते हैं, या फिर पैरासिटोलॉजी कहते हैं, या फिर मेलकोलॉजी कहते हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कीटों के अध्ययन की बात करें तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कि एक थियोलॉजी की बात करें हम तो इसके अंतर्गत मत्स्य की संरचना और उसकी
जो काइकी का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से एंटमोलॉजी की बात करें हम तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से पैरासिटोलॉजी की बात करें हम तो जीवों का अध्ययन किया जाता है। और मैल्कोलॉजी की बात करें तो मोलास्का यहाँ पर किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है सेल का। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है यहाँ इस सारे बातों को ध्यान में रखेंगे जो आपके पॉइंट, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन एक निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव के समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों को अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि यहाँ जनसंख्या से संबंधित बातें कही जा रही। ठीक है, तो ऑप्शन है कि पारिस्थितिक विज्ञान है, आनुवंशिकी विज्ञान है, जानकीय विज्ञान है और वायरस विज्ञान है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि कौन सा विषय जो जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जानकीय विज्ञान के अंतर्गत में जो है, जो कि जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें कही जा रही है कि जानकीय देख सकते हैं कि डेमोग्राफी की बातें कही जा रही के अंतर्गत में जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्व तथा उनके परिणामों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत में दोस्तों जनसंख्या के कार्य, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट और उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों, जैसे कि देख सकते हैं कि जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, क्षेत्रीय संरचना हो गया, संचरण हो गया और सामाजिक गतिशीलता का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें डेमोग्राफी में इस चीज़ को याद रखेंगे। दोस्तों अर्थात देखा जाए तो इसके अंतर्गत में जनसंख्या की गुणात्मक और परिणात्मक दोनों पक्षों का इसमें अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है इथनोलॉजी कहते हैं, या फिर एथोलॉजी कहते हैं, या फिर एथनोग्राफी कहते हैं, या फिर एथिक्स कहते हैं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को हम सब इथनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और इसमें कुछ देखने का प्रयास करते हैं हम लोग सब। तो देखिए दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि इथनोलॉजी की बात करें हम तो इसमें विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक अध्ययन इसमें किया जाता है। और इथनोग्राफी की बात करें तो किसी विशिष्ट संस्कृति का इसमें अध्ययन किया जाता है। और एथनोलॉजी की बात करें हम तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और एथिक्स की बात करें हम तो नैतिक आचरण और कर्तव्यों के मनोवैज्ञानिक इसमें अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इन सारे चीज़ों को आप इसमें ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल 28 क्वेश्चन बता रहा हूँ। 28 क्वेश्चन कहने का मतलब होता है कि 200 से ऊपर आपके क्वेश्चंस इन सारे से आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है कि बायोनिक्स कहते हैं, बायोनोमी कहते हैं, बायोनोमिक्स कहते हैं, या फिर बायोमेट्रिक कहते हैं। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन को देख सकते हैं कि यहाँ पर बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम सब? बायोनिक्स कहते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रेशम कीट के पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ही अगर देखा जाए तो रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसे लगाने के प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, कि एपी कल्चर के अंतर्गत में क्या किया जाता है, तो व्यापारिक स्तर पर शहद का उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों देख सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर की बात करें हम तो यहाँ पर पुष्प एवं फलों के देने वाले पौधों का इसमें अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से सेरीकल्चर की बात करें हम तो कच्चे रेशम का उसमें उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों फ्लोरिकल्चर की बात करें हम इसमें फलों का उत्पादन नहीं बल्कि सजावटी जो कि के लिए काम आने वाले पुष्पों का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन सारे बातों को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ एक तरफ से खेती दे रखा है और उसी प्रकार से आप देख सकते हैं खेती का नामकरण की बातें कही जा रही है।
तो इससे बोला जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे कि फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, या फिर फलों की खेती को एग्रोनोमी कहा जाता है, या फिर सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, या फिर फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि फूलों की जो खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बिल्कुल ये सही बातें कही गई हैं। उसी प्रकार से अगर फसलों की बात करें हम तो खेती किसको एग्रोनोमी कहते हैं, ये भी आपका सही है। जबकि अगर दोस्तों यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर, बल्कि हॉर्टिकल्चर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ही बागवानी की बातें हो रही है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में। और इसके अंतर्गत में देखा जाए तो कृषि की एक विशेष पद्धति है और इसके तहत में फलों एवं कृषि का इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जबकि देखा जाए दोस्तों तो सब्जियों की अगर अध्ययन की बात करी जाए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत में इसको रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप उसको देखेंगे, तो इस प्रकार से आपको गलत हो जाता है। और फलों की अगर बात करें हम खेती को तो पोमोलॉजी कहा जाता है। बिल्कुल ये सही बातें कही गई है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि बागवानी की बात करें हम हॉर्टिकल्चर के तो अगर देख सकते हैं कृषि की एक विशेष पद्धति है और इसके तहत में फलों की कृषि यानी कि पोमोलॉजी और सब्जियों की कृषि ओलेरीकल्चर तथा फलों की कृषि फ्लोरिकल्चर आती है, ठीक है। तो आप इन बातों को यहाँ पर ध्यान में देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों देख सकते हैं कि प्रश्न अगर ए और डी की बात करें हम तो यहाँ पर फूलों की खेती एवं फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी का नामकरण यहाँ पर किया गया है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर विकल्प सी की बात करें हम तो इसके अंतर्गत में सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान में रखने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जियों की खेती के लिए विशिष्ट अगर शब्दावली की बात करें हम तो ओलेरीकल्चर और यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरीकल्चर यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। यहाँ पर सुमेलित की बातें कही जा रही है तो आप इसको सुमेलित कीजिए, ठीक है, और आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हैं लेक्सिकोग्राफी की, तो इसके अंतर्गत शब्दकोशों का संकलन किया जाता है। या फिर फिलोलॉजी की बात करें हम तो डाक टिकटों का संग्रह की बातें कही जा रही है। या फिर एंटमोलॉजी की बात करें तो मानव शरीर का अध्ययन किया जाता है। या फिर आइकोनोग्राफी की बात करें तो कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। तो आप इसमें बताने के प्रयास करेंगे कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें लेक्सिकोग्राफी की तो लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत शब्दकोशों का संकलन किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी आपके यहाँ पर गलत दिए गए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखिए दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर लेक्सिकोग्राफी की बात करें तो शब्दकोशों का संकलन एवं संयोजन की बातें इसमें कही गई है, ठीक है। उसी प्रकार से फिलोलॉजी की बात करें तो भाषा के संरचना एवं विकास एवं इतिहास के इसमें अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से एंटमोलॉजी की बात करें तो कीटों का इसमें अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से आइकोनोग्राफी की बात करें तो प्रतिमाओं और चित्रकला का इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। दोस्तों इन सारे बातों को आप इसमें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है, ठीक है। बीटी कल्चर के अंतर्गत में किसका उत्पादन किया जाता है तो उसी बात को यहाँ पर बातें कही जा रही है। तो ऑप्शन में सिल्क की, शहद की, केचुए की या फिर अंगूर की। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों बीटी कल्चर की बात करें तो इसके अंतर्गत में अंगूर की खेती यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों वहाँ पर यही बातें बताई जा रही है, ठीक है, कि बीटी कल्चर के अंतर्गत में अंगूर के उत्पादन और इसके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की क्या है, शाखा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कीट संवर्धन क्या है, ठीक है। तो आप बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है, या जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान है, या फिर मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान है, या कीटों को मारने का विज्ञान है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों कीट संवर्धन की बात करें हम तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कीटों की वृद्धि करने का एक क्या है, विज्ञान है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों देख सकते हैं कीट संवर्धन कीटों यानी जैसे केचुए की वृद्धि करने का एक विज्ञान है। और केचुआ जो कि कृषकों का एक मित्र है और भूमि के आंत कहा जाता है इसको, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। केचुआ खाद एवं वर्मी कंपोस्ट जो कि पोषक पदार्थों से भरपूर एक
एक उत्तम जैव उर्वरक है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बातें कही जा रही है कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता क्या है। ठीक है, तो टेप वर्म है, थ्रेड वर्म है, सिल्क वर्म है या फिर अर्थ वर्म है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्मी कल्चर के अगर अंतर्गत बात करें हम, तो वर्म को आप देख सकते हैं कि इसका मतलब होता है, क्या होता है, आप अर्थ वर्म इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं इसको। मिश्रण देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुए पालन भी कहते हैं। और केंचुए की बात करें हम, तो देख सकते हैं अर्थवर्म के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि जेरेंटोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन शिशु का, त्वचा की बीमारी के, महिलाएं के या फिर वृद्ध के। तो आप इसका जल्दी से आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जेरेंटोलॉजी की बात करें हम, तो इसके अंतर्गत में जो अध्ययन किया जाता है वृद्ध का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर कि जेरेंटोलॉजी की बात करें हम, तो जीव विज्ञान की एक उप शाखा है जिसमें इसका संबंध जब वृद्ध व्यक्तियों से। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों देख सकते हैं कि वृद्धा अवस्था में मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के अंग भी युवा अवस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों देख सकते हैं कि आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य बुढ़ापा या फिर जीवनवत्ता लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका एक अध्ययन है। तो मेंडल के नियम का, जीव विकास के या फिर डीएनए संरचना के या आनुवंशिकी और विचरण के। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जेनेटिक्स की अगर बातें करें हम, तो यहाँ देख सकते हैं कि आनुवंशिकता और विचरण का इसमें अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर की पॉइंट के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, कि जेनेटिक्स या आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशगति व विचरण का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि वृद्धा अवस्था एवं काल जो कि प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं, जेरेंटोलॉजी कहते हैं या फिर टेरेटोलॉजी कहते हैं या फिर ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। दोस्तों आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि वो सेम बातें कही जा रही है। ठीक है, तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आप इस ध्यान यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, तो वही बातें कही जा रही है कि वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन के माध्यम से देख सकते हैं कि जेरेंटोलॉजी की बात करें हम तो वृद्धा अवस्था एवं काल के प्रभावन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं को इसमें अध्ययन की क्या है, एक विद्या है। और ऑन्कोलॉजी में बात करें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का इसमें अध्ययन किया जाता है। दोस्तों उसी प्रकार से अगर बात करें टेरेटोलॉजी की बात करें तो शारीरिक विकास में आने वाली असमानता का इसमें अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों देख सकते हैं कि ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत में जंतु की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं कम क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आपको जो है जो भी मैं डिस्कशन करा रहा हूँ इसी में आपके जो बहुत सारे आंसर क्वेश्चन छिपे हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको भी ध्यान से समझते चलेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जीवन की बातें कही जा रही है कि वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। सेम क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं कि जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है। ठीक है, पैडोलॉजी की बात करें, पैडोलॉजी में निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है,
वायुमंडल से, प्रदूषण से, मिट्टी से या फिर बीज से? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर पेडोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत मिट्टी के इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से समझते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, पेडोलॉजी की बात करें हम तो इसके अंतर्गत मिट्टी के देख सकते हैं कि निर्माण तथा मृदा के प्रकार के इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से मिट्टी एक भौतिक संगठन है, यानी कि फिजिकल जो कि फैक्टर है, जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं आप देख सकते हैं कि खनिज को आप मिनरल यहाँ पर प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों देख सकते हैं कि मिट्टी की बात करें, मिट्टी जो कि भौतिक चट्टान की अवक्षय से निर्मित होती है, ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि अस्थियों के अध्ययन की विज्ञान की शाखा के अंतर्गत में किया जाता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अस्थियों के जो अध्ययन की विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत में इसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी या फिर जियोलॉजी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऑस्टियो की बातें की जा रही है, यानी कि जो हड्डी की बातें की जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत में इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर के पॉइंट के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत में हड्डियों का जो अस्थियों या हड्डियों का इसमें अध्ययन किया जाता है, बोन का। और ओरोलॉजी की बात करें हम तो यहाँ पर पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से सेरोलॉजी की बात करें हम तो रुधिर सीरम का एक वैज्ञानिक नाम है। और जियोलॉजी की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन के साथ में कितने सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप जो इस सारे ऑप्शंस के साथ साथ मैं जो डिस्कशन करा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत में आती है? तो ऑप्शन जियोलॉजी है, सेरोलॉजी है, ओरोलॉजी है या फिर ऑस्टियोलॉजी है। दोस्तों अभी जस्ट हम देख कर आ रहे हैं, ठीक है, कि हड्डियों की पढ़ाई हो चाहे ऑस्टियो की पढ़ाई हो तो बातें क्या होती हैं? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत भी इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, ठीक है। तो आप बताने के प्रयास करेंगे कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पोलॉजी कहते हैं, फिर ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, या हर्पेटोलॉजी कहते हैं, या फिर एक्थियोलॉजी कहते हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर सर्पों के विषय के बारे में कही जा रही है, ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि इसमें सर्पेटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ की पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं कि सर्पेटोलॉजी के तहत में सर्पों का इसमें अध्ययन किया जाता है। और हर्पेटोलॉजी की बात करें जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत में उभयचरों तथा सरीसृप के अध्ययन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ऑर्निथोलॉजी की बात करें इसके अंतर्गत पंछियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। और एक्थियोलॉजी की बात इसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं एक क्वेश्चन के साथ कितने सारे क्वेश्चंस को मैं आपको डिस्कशन के माध्यम से यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों सारे क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्न में से कौन से बेमेल हैं, यानी कि विषम हैं। तो आप याद करेंगे फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पैथोलॉजी है या फिर बैक्टीरियोलॉजी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तो साइकोलॉजी की, ठीक है, तो साइकोलॉजी की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अलग है। दोस्तों यहाँ पर साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर फिजियोलॉजी की बात करें हम, पैथोलॉजी की बात करें हम और बैक्टीरियोलॉजी की बात करें हम तो ये सब क्या है, जीव विज्ञान से संबंधित एक क्या है, विद्या है, ठीक है। जबकि दोस्तों अगर साइकोलॉजी की बात करें हम तो एक क्या है, मनोविज्ञान से संबंधित है, ठीक है। तो आप इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। दोस्तों उसी बातों को यहाँ पर कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि फिजियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, ये सब क्या है, विज्ञान से संबंधित एक विद्याएं हैं। जबकि साइकोलॉजी की बात करें हम तो एक मनोविज्ञान से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आप याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हाइड्रोफोनिक्स की बात करें हम तो इसके अंतर्गत में देख सकते हैं कि मृदा विहीन पादप का संवर्धन किया जाता है, या पादप में कलम लगाना, या फिर सब्जियों का अध्ययन, या फिर जल संरक्षण। तो आप यह बताने के प्रयास करेंगे।
दोस्तों यहाँ पर हाइड्रो का मतलब होता है जल से संबंधित बातें यहाँ पर की जा रही है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि मृदा विहीन पादप का संवर्धन, यानी कि आप दे सकते हैं कि मिट्टी के बिना किसी पादप को यहाँ पर उगाने की बातें कही जा रही है। तो इसमें किसमें, तो हाइड्रोपोनिक्स में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स की बात करें हम तो एक ऐसी क्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और यह पौधे उगाने के लिए उगाने की ऐसी विधि है जिसमें देख सकते हैं कि भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे बातों को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 28 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर आप जरूर कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ फिर हमारे आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखें और इसे प्रैक्टिस करने के प्रयास करेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।